Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Mansarovar Law Center. So in today's video, I will tell you about certain basic things which you should know before you start preparing for the Judicial Services Examination. तो देखो, जो भी लोग Judicial Services Examination के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा which they must know before they start with their preparation. तो first I will tell you the basics about the examination, क्या क्या उसका eligibility criteria है, how the exam is conducted, the scheme of examination, the syllabus, and finally some tips which will help you in your preparation. So first of all, let us begin with the eligibility criteria. So first thing is eligibility. तो देखो, जुडिशियल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर इज दैट यू आर अ लॉ ग्रेजुएट. तो जैसे ही आपकी लॉ कंप्लीट होती है, मींस फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट जैसे ही आता है, यू बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज. ठीक है. राजस्थान इज द ओनली स्टेट विच अलाउज यू टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इवन इन योर फाइनल ईयर. तो जब भी आप अपने लॉ के फाइनल ईयर में होंगे, अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, तो जब आपका फाइनल ईयर स्टार्ट होगा दैट इज़ 5th ईयर, एंड सपोज यू आर परसुइंग 3 ईयर्स LLB, तो जब आप 3rd ईयर में आओगे, एंटर करोगे, तो उस टाइम पे अगर राजस्थान का एग्ज़ाम आता है तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन. तो द ओनली क्राइटेरिया इज़ योर LLB. उसमें भी जैसे ही फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा आप एलिजिबल हो जाओगे. इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री आ चुकी हो, क्योंकि यूजुअली जो डिग्री होती है वो 1 से 2 साल के बाद आती है. ठीक है. आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर किया हो, ऐसे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. द ओनली स्टेट इज़ गुजरात विच डिमांड्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट टू बी एलिजिबल फॉर द गुजरात जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम. आपको प्रायर एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. So if you are just a fresh law graduate, so you can appear in the examination. But recently मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिफाई किया है certain criterias, और उसमें एक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड है, तो you have to go through that. तो मध्य प्रदेश के लिए एक मिनिमम एक्सपीरियंस प्रेस्क्राइब किया है, बट अगर किसी की परसेंटेज LLB में 70% एंड अबव है तो फिर उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सपीरियंस की. So the only requirement is LLB, that is law. तो फाइनल सेम का रिजल्ट जैसे ही आता है आप एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए. ठीक है. अब बात करते हैं, देखिए ये एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होता है. तो जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इट इज़ कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट्स और देयर हाई कोर्ट्स. तो ऐसा कोई एक यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन नहीं है, अलग अलग स्टेट्स अपना पेपर कंडक्ट करवाते हैं. सो इसीलिए कोई एक यूनिफॉर्म डेट भी नहीं है, लाइक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय UPSC. तो हमें उसके बारे में पता होता है दैट यूजुअली इट विल हैपन इन द मंथ ऑफ May, टुवर्ड्स May एंड और टू इन बिगिनिंग ऑफ June. बट इन जुडिशरी एग्जामिनेशन देयर इज़ नो फिक्स डेट, देयर इज़ नो फिक्स कैलेंडर, बट यूजुअली व्हाट हैपन्स इज जो वैकेंसीज होती हैं या नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, इट यूजुअली comes out within a span of 1 to 1.5 years. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम जुलाई में आया, जुलाई 2024, तो यू कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो आफ्टर जुलाई 2025 से लेके बाय December 2025 यू कैन एक्सपेक्ट दैट द एग्ज़ाम विल बी आउट अगेन. So there is no fixed date, but usually it takes place between 1 to 1.5 years. ठीक है. Next thing is number of seats कितनी रहती हैं? Number of seats. So again it is not fixed. Usually it is proportionate to the size of the state. जनरली क्या होता है, जितना बड़ा स्टेट होता है चांसेस होते हैं उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होने के. एंड सेकेंडली फैक्टर इस पर भी डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम कब हुआ था. तो अगर मान लीजिए थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, सपोज 2 पीरियड्स का टाइम पीरियड हो गया,
तो 2 साल का अगर कोई बैकलॉग है सीट्स का तो वो भी क्यूमुलेट होके एक साथ जब सीट्स आएंगी तो नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होंगी, बट क्योंकि वैकेंसीज रेगुलर रहती हैं तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स है इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू द साइज़ ऑफ द स्टेट। तो जितना बड़ा स्टेट का साइज़ रहेगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतनी ही ज़्यादा सीट्स होंगी। फॉर एग्जांपल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दे आर बिग स्टेट्स, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द हिल स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ पे सीट्स जो हैं कंपैरेटिवली कम होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलती है। सम पीपल थिंक दैट इट इज़ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और फॉर व्हाट पोस्ट। तो देखो, जुडिशल सर्विसेज में एंटर करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एंट्री लेवल एग्जामिनेशन फॉर विच द क्राइटेरिया इज योर लॉ विच आई टोल्ड यू, तो उसको बोलते हैं एंट्री लेवल एग्जाम। तो इसमें जो पोस्ट होती है एग्जाम क्लियर करने पे दैट इज ऑफ अ सिविल जज, अगर आपका रोस्टर जो है वो सिविल साइड है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इफ यू हैव अ रोस्टर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मेट्रो सिटीज में ही बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इन शॉर्ट MM। फाइन, so this is this post you will get। जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती है दैट यू कैन गेट थ्रू द हायर जुडिशरी एग्जामिनेशन, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें दे ऑल्सो आस्क फॉर 7 years एक्सपीरियंस एंड मिनिमम 35 years ऑफ एज। तो बट सिंस आई एम टेलिंग यू अबाउट एंट्री लेवल एग्जाम, तो इसमें जो पोस्ट वुड बी ऑफ अ सिविल जज और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और हाउ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। तो सी, as far as scheme of examination is concerned, so this exam is conducted in 3 stages। 3 stages में ये पेपर होता है। जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको इन शॉर्ट प्रीलिम्स भी बोलते हैं। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है इट इज 100% ऑब्जेक्टिव, मीनिंग देयर बाय कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं MCQs, एंड आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। ओके, तो द फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट इज स्टेज 1। Second stage is mains examination। इसको भी also refer as mains written examination। ये जो मेंस का एग्जाम होता है, as we can see written is used, so this exam is 100% descriptive, or we can also call it 100% subjective। तो आंसर राइटिंग करनी होती है इस एग्जाम में। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेपर्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि आप किस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज देयर आर 4 पेपर्स, 3 पेपर्स ऑफ लॉ एंड 1 ऑफ लैंग्वेज एंड GK। सिमिलरली इन हरियाणा देयर आर 5 पेपर्स, 2 ऑफ लैंग्वेज, 1 ऑफ हिंदी, 1 ऑफ इंग्लिश एंड 3 ऑफ लॉ। एंड इन उत्तर प्रदेश देयर आर 6 पेपर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट का टारगेट कर रहे हैं, कौन से स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर मेंस में पेपर्स होंगे, नंबर ऑफ पेपर्स। जो फाइनल स्टेज रहती है वो होती है इंटरव्यू, स्टेज 3, विच इज बेसिकली इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है ये होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। So this is also an important stage of exam।
तो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें जो स्कोर ऐड होता है वो होता है मेंस एंड इंटरव्यू का। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स ऐड नहीं होते। वाई? बिकॉज प्रिलिमिनरी एग्जाम इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। इसका पर्पस इतना है बस कि आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करवाना, सीरियस कैंडिडेट्स को नॉन सीरियस कैंडिडेट से अलग करके मेंस के लिए क्वालिफाई करवाना। So this is about the scheme of exam. Now moving ahead, let us talk about syllabus of examination. So the syllabus is vast depending upon the state which you are targeting. So there are 3 areas in syllabus. First is law. Since it is a judicial service examination, so law has to be there. Second is language. And the last one is GK. तो पहले बात करते हैं लॉ की। तो लॉ के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेजर लॉस। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दो कॉमन रहेंगे, आपसे पूछे ही जाएंगे, और एज अ जज ये आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आपको आने भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड, इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता BNS। तो 1 जुलाई 2024 से BNS विल बी एप्लीकेबल, तो IPC को रिप्लेस कर लेगा BNS। सिमिलरली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। थर्ड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। और कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, देन देयर इज फैमिली लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, so etc. So these are some major laws which are asked in every exam. सेकेंड कैटेगरी जो है देखो वो है माइनर लॉस की। माइनर लॉस मीन्स स्मॉल लॉ, स्मॉल एक्ट्स, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर सब्जेक्ट छोटा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसमें जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA, लॉ ऑफ लिमिटेशन, then Indian Contract Act, similarly Sale of Goods Act, Partnership Act, etc. तो ये होते हैं माइनर लॉज। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टेट आप टारगेट कर रहे हो, तो किसी स्टेट में आपको कोई माइनर लॉ नहीं पूछा जाएगा तो दूसरी स्टेट में पूछा जाएगा, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप सारे ही माइनर लॉस पढ़ें जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं डिफरेंट स्टेट्स के सिलेबस में। थर्ड कैटेगरी जो है वो है लोकल लॉस की। तो एज द नेम सजेस्ट लोकल, तो दीज आर स्टेट स्पेसिफिक लॉज। तो आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ के अपने लोकल लॉज होते हैं, वो सिर्फ उसी स्टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे फॉर सिंपल रीज़न कि वो लॉज उसी स्टेट की टेरिटरी में ही अप्लाई होते हैं, दैट इज़ वाई। तो जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो लोकल लॉज हैं दे आर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट,
एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट। सो ये जो लॉज है ये सिर्फ दिल्ली के एग्ज़ाम में ही पूछे जाएंगे। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में जो लोकल लॉ रहता है वो है हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हर स्टेट के अपने अपने लोकल लॉज होते हैं। प्राइमरीली ये डील करते हैं रेंट एंड लैंड से, तो इसलिए हम इनको रेंट एंड लैंड लॉज भी बोलते हैं। तो लॉ के अंडर आ गया 3 लॉज, मेजर लॉज, माइनर लॉज एंड लोकल लॉज। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट पेपर जो होता है दैट इज लैंग्वेज। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर में से एक है। रीज़न बीइंग इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि लॉ के पेपर्स तो यूजुअली सब लोग एक ही जैसा लिख पाएंगे, बट वहाँ पे भी डिफरेंस होता है, आंसर राइटिंग स्टाइल सबका डिफरेंट होता है, नो डाउट। बट जो प्राइम डिफरेंस क्रिएट होता है रैंक में, ऑर्डर ऑफ मेरिट में, वो होता है लैंग्वेज के पेपर के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज का पेपर सिर्फ एग्ज़ाम आने पे ही प्रिपेयर करो। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये पेपर भी साइड बाय साइड लॉ के सब्जेक्ट्स के साथ प्रिपेयर करते रहो। तो लॉ के जो लैंग्वेज का पेपर है इसमें 2 चीज़ें हैं समझने वाली। फर्स्ट इज़ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट इज़ कंपल्सरी। आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दें, इंग्लिश तो आपसे पूछा ही जाएगा। जो दूसरी लैंग्वेज रहती है, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया सेकेंड लैंग्वेज इज हिंदी, और इन सम स्टेट्स हिंदी इज रिप्लेस्ड बाय द लोकल लैंग्वेज, और वी ऑल्सो कॉल इट रीजनल लैंग्वेज। तो फॉर एग्जाम्पल पंजाब में जैसे अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो पंजाबी आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश के साथ दूसरी जो लैंग्वेज पूछी जाएगी वो होगी पंजाबी। सिमिलरली गुजरात में आपको गुजराती आनी चाहिए। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में बंगाली या फिर नेपाली लैंग्वेज। सिमिलरली महाराष्ट्र का एग्ज़ाम देंगे तो मराठी। तो इट विल डिपेंड कि आप कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। तो इंग्लिश तो कंपलसरी है हर जगह। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स में है हिंदी एक्सेप्ट पंजाब। बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी को रिप्लेस करती है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज। तो जैसे गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एट्सेट्रा। तो इस पेपर में देखिए क्या पूछा जाता है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एसे राइटिंग। 500 to 1000 वर्ड्स में एसे लिखना होता है। जो टॉपिक्स होते हैं इससे कि वो करंट से भी हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं, थॉट प्रोवोकिंग भी हो सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। एसे के बाद आता है सबसे ज़्यादा वेटेज एसे की रहती है लैंग्वेज के एग्ज़ाम में। एसे के बाद द सेकेंड थिंग इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स एक पैराग्राफ गिवन होगा इंग्लिश में तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जहाँ पर भी लैंग्वेज हिंदी है। रीजनल है तो रीजनल, हिंदी में गिवन होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। रीजनल लैंग्वेज होगी तो रीजनल लैंग्वेज में गिवन होगा उसको इंग्लिश में करना है। नेक्स्ट थिंग इज प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग मीन्स एक पैराग्राफ गिवन होगा, आपको उसका जिस्ट, उसका जो समरी होता है वो लिखना होता है अलॉन्ग विद द टाइटल। उसको हमें एक टाइटल भी देना होता है जो कि सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट होता है, यानी कि जिस भी टॉपिक के बारे में वो पैराग्राफ बात कर रहे हैं उसी से मिलता जुलता एक टाइटल आपको उसको देना होता है। तो यूजुअली द रूल इज़ कि जितना बड़ा पैराग्राफ है उसका 1/3 में हम कोशिश करें प्रेस से लिखने की। तो मैक्सिमम स्टेट्स में तो ये 3 चीज़ें ही रहती हैं। किसी किसी स्टेट में दे ऑल्सो आस्क शॉर्ट नोट्स, जैसे कि DJS में डेली जुडिशियल सर्विसेज में दे आस्क शॉर्ट नोट्स 100 to 200 वर्ड्स पे ये रहते हैं। तो ये हमें देखना होता है कि हम कौन से स्टेट का टारगेट कर रहे हैं, कौन से स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसके सिलेबस में क्या प्रेस्क्राइब है। सो दिस वाज अबाउट द पेपर ऑफ लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो an important paper. Now finally GK, general knowledge including current affairs.
तो पहली चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जीके आपसे सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जीके नहीं पूछा जाता। फॉर एग्जांपल राजस्थान में नहीं पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं पूछा जाता है, एक्सेट्रा। और किसी किसी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं, जैसे कि हरियाणा के एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी में करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस रहते हैं। मेंस में तो जीके और करंट अफेयर्स का कोई पोर्शन ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहते हैं एंड थोड़े लोकल जीके पे रहते हैं। तो अगेन डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जीके वहाँ पे ना हो, और हो सकता है कि सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में हो। एंड इवन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर प्री और मीन्स दोनों में ही पूछा जाता है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि जो जीके है, वी कैन डिवाइड द जीके इन 2 सेगमेंट्स, और या फिर 2 तरीके की जीके हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक मीन्स जो कभी चेंज नहीं होगी। तो इसमें जो एरियाज कवर्ड होते हैं वो होते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। साइंस स्कूल लेवल तक की होती है, 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो देखो, अगर आपका टारगेट है यूपी या फिर बिहार, अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं, तो इट इज़ इनडिस्पेंसेबल, ये आपका एक अनिवार्य है। आप जीके के बिना काम नहीं कर सकते, स्टैटिक जीके के बिना, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस, प्री और मीन्स दोनों में ही यूपी एंड बिहार में जीके के पेपर कंडक्ट होते हैं सेपरेटली। ओके। सेकेंड टाइप ऑफ जीके इज लीगल जीके। लीगल जीके मीन्स इट इज बेस्ड अपॉन करंट लीगल डेवलपमेंट्स, जो भी कुछ करंट में चल रहा होता है, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे जो जजमेंट आई वो, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लीगल जीके। देखो, प्राइमरीली जो लीगल जीके है ये पूछा जाता है 2 स्टेट्स में, दिल्ली में डीजेएस, एंड उत्तराखंड में भी एक पेपर होता है टुडेज पेपर करके, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड लीगल जीके। तो ये तो था अबाउट द सिलेबस। तो ये बेसिक ओवरव्यू था अबाउट द एग्जामिनेशन, ताकि एक आपको आइडिया मिले किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। फाइनली सम बेसिक टिप्स आई वुड लाइक टू गिव यू, कि आपको प्रिपरेशन करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपना चूज योर टारगेट। सबसे पहले आप चूज करो कि आप कौन से स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। हर स्टेट का अपना अलग पैटर्न है, अपना अलग सिलेबस होता है। तो आपको पहले ये चूज़ करना है कि आप कौन से स्टेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली जुडिशरी का ज़रूर देना चाहेंगे। उसी तरह से अगर आप यूपी से हैं तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी होम स्टेट यूपी। बट एडवाइजेबल होता है कि आप 4 से 5 स्टेट्स के एग्ज़ाम दें, ठीक है। सेकेंड इज़, जब आप स्टेट्स को चूज़ कर लें तो उनके सिलेबस से थॉरोली अपने आप को अब्रेस्ट करवा लें। गो थ्रू सिलेबस ऑफ द स्टेट विच यू हैव चोजन एज योर टारगेट थॉरोली। गो थ्रू सिलेबस। ये देख लो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 स्टेट्स चूज़ करे तो उनके कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स आपको अलग अलग एग्जाम के लिए स्पेसिफिक पढ़ने पड़ेंगे। या 3 से 4 स्टेट्स चूज़ करें तो चारों स्टेट्स में कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फिर आपको जो पर्टिकुलर एग्जाम आएगा उसी के लिए पढ़ना है सिर्फ। तो इससे आपको ईजी एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, कैसे मैनेज करने हैं सब्जेक्ट्स।
उसके बाद क्या करो, सबसे पहले देखो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों के, प्री एंड मेंस। तो इससे एक तो आपको रफ आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कौन से एरियाज को ज़्यादा फोकस रखना है, कौन से एरिया को थोड़ा आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से ही पढ़ सकते हैं कि सिर्फ प्री में ही पूछा जाता है, यहाँ से मेंस में नहीं पूछा जाता, जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं एक्सेट्रा। तो प्रीवियस ईयर से ज़रूर गो थ्रू करो, एक तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, प्लस इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, एंड फाइनली आप जो है मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो रेगुलरली। अगर अभी आप जैसे कॉलेज में ही हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो विद 2 आंसर्स पर वीक, 2 आंसर्स भी लिख लो, बहुत है, धीरे धीरे करके उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बट स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि जो हम कॉलेज में एग्ज़ाम में पेपर में लिखते हैं उस तरीके से नहीं लिखना होता है, लिमिटेड टाइम होता है और आपको लिमिटेड ही आंसर लिखना होता है, आप हर एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकते बिकॉज आपको वहाँ पे ये नहीं है कि पेजेस भरने हैं। तो ऐसे में आंसर राइटिंग का जो पैटर्न होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प वगैरह ले सकते हैं, या कोई आपके नोन में है जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक टिप्स which will help you in beginning in your exam preparation, and rest we will follow. Okay, I hope it will help you, it will give you some basic idea about the exam. Thank you so much.